A very good morning to all students. I am Divya Mehta, your maths teacher. Today we are starting a new chapter number 5, data handling. आप जो है चैप्टर्स को डाटा हैंडलिंग को 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. इट विल बी द वेरी इजी चैप्टर. बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा समझने को मिलेगा. ठीक है. फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग. हमें पता है डाटा हैंडलिंग क्या होती है. किसी भी डाटा को, आपको कोई भी डाटा गिवन हो सकता है, चाहे वो हो सकता है किसी क्लासरूम में कितने बच्चे हैं या कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं या एक स्कूल में कितनी क्लासरूम्स हैं. इस सब का डाटा किसी भी रिगार्डिंग डाटा हो सकता है. उस डाटा को इस तरीके से अरेंज करना कि उस अरेंजमेंट से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन एकदम से पुटअप करे तो आप इजीली आंसर दे पाओ क्विकली इन अ सेकेंड्स, तो उसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग. यानी कि डाटा को इस तरीके से अरेंज करना कि उसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल पाए. तो इसमें हम देखेंगे कि हमें किस किस तरीके से डाटा को अरेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड क्या है डाटा को अरेंज करने का. इट्स अ पिक्टोग्राफ. पिक यानी कि पिक्चर ड्रॉ करके जो है आप डाटा को शो कर सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. मंडे को मेरे 30 पेन बिके, ट्यूसडे को मेरे 20 पेन्स, वेडनेसडे को 25 पेन्स मेरे सेल हुए. नाउ हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दैट. मैंने क्या किया, अगर मैं 30 पेन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी तो इट विल टेक अ लॉन्ग स्पेस. ठीक है, इसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी. तो मैंने क्या किया, एक पेन को मान लिया 10 पेन के इक्वल. आप चाहो तो एक पेन को 5 पेन्स के इक्वल भी मान सकते हो. तो 30 पेन्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10, 20, 30. तो ये हो गए हमारे 30 पेन्स. सिमिलरली ट्यूसडे को 20 पेन्स जो है हमारे सेल हुए थे, तो हमारा एक पेन 10 के इक्वल है, तो कितने पेन्स हम ड्रॉ करेंगे, 2. सिमिलरली अगर वेडनेसडे को 25 हुए थे तो मैंने क्या किया, एक ये फुल बनाया और ये वाला हाफ ड्रॉ किया. यानी कि ये कितना शो हो गया आपको, 25 शो हो गया. तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का कितना भी वैल्यू जो है मानकर उसको सॉल्व कर सकते हो. आप चाहे तो यहाँ पे 5 ले सकते हो. अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज है तो इसको एक पेन को 20 पेन्स के इक्वल रख के भी ड्रॉ कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. नेक्स्ट वी विल कम टू बार ग्राफ्स. हमें पढ़ा हुआ है बार ग्राफ क्या होता है, जिसमें हम बार्स बना के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो बार ग्राफ्स होते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफ पेपर आप सबने देखा हुआ है जिसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है. तो जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल बार ग्राफ, सेकंड देखेंगे डबल बार ग्राफ. जैसे कि आपको एग्जांपल से समझते हैं. एक क्लास में बच्चों का दिया है, एक बच्चे का दिया है, हिंदी में उसके 10 मार्क्स आए, मैथ्स में 15, साइंस में 20 और एसएसटी में 23. तो हमें पता है हम लोग सबसे पहले इधर एक्स एक्सिस बनाते हैं और इधर वाई एक्सिस. तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया और ये हमारा ओरिजिन होता है. इस साइड हमने मार्क्स ले लिए. जैसे कि हाईएस्ट मार्क्स जो है 23 है तो 25 का ले लेते हैं. हमें स्केल लेना सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. स्केल जो है इक्वल होना चाहिए, तो 5 का स्केल लिया. 0 to 5, 10, 15, 20, 25. हिंदी में कितने थे, 10, मैथ्स में 15, साइंस में 20 और एसएसटी में 20 से थोड़ा सा अबव 23. तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ. अब क्या होता है इस बार ग्राफ से, क्या इजी है. देखिए आप देखते ही बता सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा किस में मार्क्स है, आप देखते ही बोलोगे मैम एसएसटी में. सबसे कम हिंदी में. अच्छा मुझे ये बताओ मैथ्स में ज़्यादा है या साइंस में, आप देखते ही बता दोगे कि मैम साइंस में ज़्यादा है. तो बार ग्राफ्स बनाने का या फिर डाटा हैंडलिंग का यही फ़ायदा होता है कि आंसर जो है आप क्विकली दे सको. ये था हमारा सिंगल बार ग्राफ. अब हम पढ़ते हैं डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्या है, सेम ही एग्जांपल है. जैसे कि आपको एक सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर FA1 और FA2 या SA1 या SA2 दोनों के नंबर्स दिए रखे हैं, तो इनको आप कैसे शो करोगे. बस यहाँ पे एक बार के साथ दूसरा बार भी शो हो जाएगा. जैसे हिंदी में फर्स्ट उसके आए 10 और फिर आए 5, तो पहले में आए 10 फिर आए 5. सेकेंड मैथ्स में पहले 15 आए फिर आए 20, साइंस में 20 आए फिर आए 15, एसएसटी में 23 आए फिर आए 15. अब आप देखो इजीली इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो. आप मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा उसने किस सब्जेक्ट में जो है मेहनत करी थी, सबसे ज़्यादा जो है वो किस सब्जेक्ट में लो चला गया, तो आप बोलोगे मैम इसमें 23 से 15 यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो चला गया. मैं बोलूँगी किसी सब्जेक्ट में ये हुआ कि उसने इम्प्रूवमेंट करी हो, तो आप बोलोगे यस मैम उसने मैथ्स में इम्प्रूवमेंट की, यहाँ से छोटे से बड़े पे चला गया. तो आप जो है इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो. तो हमने 2 मेथड्स देख लिए, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट
मेथड इट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ये भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है 6th-7th में। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब होता है डाटा को एक टेबुलर फॉर्म यानी कि एक टेबल की फॉर्म में लिखना। ठीक है, जैसे कि हमें एक एग्जांपल दे रखा है, कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, तो अल्फाबेट्स लिखे, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। टेलीमार्क हमें क्या होता है, टेलीमार्क जो है नंबर को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की नंबर कितनी बार आया है, जैसे कि हमने लिया MON दिया होता है, यहाँ पे M कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स N है तो 3 फ्रीक्वेंसी लिख दी। और 3 हम टेलीग्राम में कैसे, टेलीमार्क्स में कैसे लिखते हैं, 1 2 3। सिमिलरली O कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 तो हमें 5 लिखना आता है टेलीमार्क में, 1 2 3 4 और 5 में हम इसको कट कर देते हैं। N कितनी टाइम्स है वहाँ पे देखेंगे तो 4 टाइम्स, तो हमने 4 लगाए और यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये था एक तरीका आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा हम कब यूज़ करते हैं, जब आपकी डाटा की रेंज जो है हाई चली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों के मार्क्स जो है 50 में से आए हैं। ठीक है, अगर मैं लिस्ट बनाऊंगी कितने बच्चों के 1 नंबर आए, कितने बच्चों के 2 नंबर आए, 3 आए, ऐसे तो 50 तक तो इट्स अ वेरी लेंथी मेथड ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम जो है ग्रुपिंग करते हैं। इसको आप क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो और ग्रुपिंग भी बोल सकते हो, ग्रुप्स भी बोल सकते हो। हमने ग्रुपिंग करी कि वो 50 मार्क्स में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 10 to 20 आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 20 to 30, कुछ ऐसे 30 to 40 और कुछ 40 to 50 के बीच में लाया करते होंगे। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन में अगर दिया, यहाँ पे तो हम सडनली रैंडमली में नंबर्स ले रही हूँ, जैसे समझ लो हमें बच्चे दिए हैं 0 में से 0 और 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर है, तो 5 टेलीमार्क हमें लगाना आता है। 10 to 26 है तो हमें 6 टेलीमार्क लगाना आता है। 7 है हमारे 20 to 30 तो हमें 7 भी लगाना आता है। फिर जो है 8 यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और हमें 5 भी लगाना आता है। ठीक है बेटा, सो इट्स अनदर मेथड ग्रुपिंग डाटा। अब हम जो नेक्स्ट मेथड करने लगे हैं, ये मेथड थोड़ा सा न्यू है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट का क्या मतलब है, आप जो डाटा शो करोगे वो एक सर्कल की फॉर्म में शो करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमें दिया है कि एक स्कूल है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में 60% बच्चों को टेनिस पसंद है, 20% को फुटबॉल, क्रिकेट पसंद है 10% को, बेसबॉल पसंद है 10% को। तो ये एक सर्कल में दे रखा है कि 60% को टेनिस पसंद है, क्रिकेट 10 को, बास्केटबॉल बेसबॉल 10 को और फुटबॉल 20% को। ठीक है, तो ये हमें जो है इसके थ्रू पता चल रहा है। ये हमारा हो गया पाई चार्ट। ठीक है, फॉर दिस डाटा। अब हम क्वेश्चन में दिया होगा तो हम कैसे एक पाई चार्ट बनाएंगे, हम वो सीखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, समझ लीजिए, फुटबॉल जो है 50% को पसंद है, क्रिकेट 25 को, टेनिस 25 को। अब देखो इनका सम 100% होगा बिकॉज टोटल जो है 100% होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको निकालनी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, जो भी ये वैल्यू दे रखी होगी इसके नीचे आप वैल्यू लोगे टोटल। टोटल कितना होता है 100। अगर मेरे पास ये परसेंटेज में है तो मैंने 100 ले लिया। अगर परसेंटेज नहीं होता, यहाँ पे कोई नंबर होता, तो मैं क्या करती, जो टोटल आता ना सबका, उसको नीचे रख के हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 15% नहीं दिया होता, 50 दिया होता, और फिर इनमें सबको मैं प्लस करती, मेरे पास जो टोटल आता वो इसके अपॉन में रख के मैं फ्रैक्शन निकालती। तो परसेंटेज है तो सीधा 100, इसको जो हमने फ्रैक्शन निकाल के सॉल्व किया तो फ्रैक्शन आ गया 1/2, 1/4, 1/4। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकालने के बाद हमें निकालना होता है सेंट्रल एंगल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा। सेंट्रल एंगल क्या करना होता है, हमें जो भी नंबर वैल्यू यहाँ पे आती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 360 से। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है 360 का। अब इसको जब हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंगल्स मिल जाएंगे और उन एंगल्स को हम ईजिली सर्कल में ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया, इसका 90 आ गया, 90 आ गया। अब हमें सर्कल बनाया, हमें 180 बनाना आता है। सेंटर पॉइंट हमारे पास है। 180 कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन,
एक स्ट्रेट लाइन बना के हमने 180 बना दिया था, यानी कि फुटबॉल पसंद है कितने लोगों को, 50%, ये हमारा हो गया 50%। अब हमें 90 डिग्री भी बनाना आता है, हमने जो है स्ट्रेट लाइन खींची ओरिजिन से, आप चाहो तो डी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 180 और 90 तो आपको पता ही है, अगर आपको कोई और वैल्यू है तो आप डी का यूज़ करिए और इसको ओरिजिन लीजिए, डी का यूज़ करके 90 बना लिया। अब जो बच गया वो हमारा ऑब्वियसली थर्ड हो गया, यानी कि टेनिस हो गया 25%। फिर से एक बार रिकैप समझ लो, हमें डाटा गिवन होगा, सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए जो वैल्यू हमें गिवन है उसके टोटल से, यानी कि उसके टोटल से उसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उसके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू एंगल आएगा उस एंगल को सर्कल में हम बाय यूजिंग डी, या फिर हमें 180 और 90 है तो वो ईजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको वहाँ पे हम शो करेंगे। तो दिस इज योर पाई चार्ट। नाउ वी विल कम टू अवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। जैसे कि मैं बोलूँ आज रेन होगी, तो हो सकता है रेन हो और हो सकता है रेन ना हो, तो जब हम चांस की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर मेरे पास एक कॉइन है, मैं बोलूँ मैं कॉइन उछालती हूँ, ठीक है, मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, कोई तीसरी चीज़ तो नहीं आ सकती। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक डाइस है, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म्स ही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो आपसे पूछे गए हैं और टोटल जो कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि इन कॉइन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की। मैंने आपको पूछा क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं कॉइन टॉस करूँ और हेड आए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, हेड आने का कितने चांस होंगे, 1, और टोटल क्या है 2, क्योंकि एक हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूले के बिना मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हम एक डाइस के फॉर्म में लेते हैं, डाइस में आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब 2 अगर देखिए डाइस में, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। एक और देखते हैं, एक डाइस में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3, 3 से लेस क्या है 1 और 2, तो हमें कितने फेवरेट आउटकम्स मिले, 2 मिल गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 कट गया 1/3, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। आई होप योर चैप्टर विल बी फिनिश नाउ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, कुछ भी नया नहीं है। एक जो है पाई चार्ट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न्यू था जो आप अच्छे से समझ गए हैं। फ्रैक्शन निकालनी है पहले और उसके बाद उसका एंगल, तो अच्छे से कीजिएगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। चैप्टर के ऑलवेज सारे डाउट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपके क्लियर हो गए हैं। सो नाउ यू कैन डू योर एक्सरसाइज वेरी वेल। ऑल द बेस्ट एवरीवन।